पत्रिका नाम की एक लड़की अपनी मामा मामी और उसकी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन पत्रिका के मामा पत्रिका और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। जैसे ही वो दोनों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। मामा के जाने के बाद मामी रेखा और उसकी बेटी शिवांगी पत्रिका के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। पत्रिका, अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तेरे स्कूल की फीस भरूं। मैंने हमेशा के लिए नौकरानी की छुट्टी कर दी है। अब घर के काम तू करेगी। क्यों मामी, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और एक दिन डॉक्टर बनना है। कोई डॉक्टर नहीं बनने वाली तू। घर के कामों में ध्यान दे। वहाँ तक की पढ़ाई का खर्चा कौन तेरे मरे हुए माँ बाप देंगे? मामी, आप मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल और घर के काम करूंगी। इस तरह उस दिन से पत्रिका स्कूल नहीं जाती है और घर के काम करने लगती है। एक दिन उस गांव के राजा अपने बेटे से कहते हैं, राजकुमार, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। आपको विवाह के लिए कैसी राजकुमारी पसंद है? मुझे किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने ही गांव की कोई साधारण लड़की से विवाह करना है। राजा अपने सिपाही को गांव में इस बात की घोषणा करने के लिए कहता है। सिपाही उस दिन गांव में घूम घूम कर इस बात की घोषणा करने लगता है, हमारे राजकुमार के विवाह की उम्र हो गई है। वो हमारे ही गांव की किसी साधारण कुशल लड़की से विवाह करेंगे। कल रात को राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर महल में एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जो भी लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, उसका विवाह हमारे राजकुमार से होगा। गांव की सभी नौजवान लड़कियां उत्सव में खुद को ज्यादा खूबसूरत दिखाने की तैयारी में लग जाती है। गांव की सभी लड़कियां अपने लिए सुंदर कपड़े, सैंडल और मेकअप का सामान लेकर आती है। शिवांगी भी उत्सव के बारे में सोचने लगती है। मम्मी, मैं ऐसा क्या करूं जो राजकुमार को पहली नजर में पसंद आ जाऊं? तेरे लिए मैं बहुत ही सुंदर लहंगा, सैंडल और ब्रांडेड मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। ये सब पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगी और राजकुमार तुझे पहली नजर में ही पसंद कर लेगा। मामी, आप शिवांगी के लिए लहंगा और सैंडल लेकर आ गई हो और मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मुझे भी उत्सव में जाना है। तू राजकुमार से विवाह के सपने देख रही है क्या? राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना कि नौकरानी। नहीं, मैं तो महल का उत्सव देखना चाहती हूँ। मुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उत्सव देखने में भी कोई दिलचस्पी मत रख। बड़ी आई उत्सव जाने वाली, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। तुझे कितनी बार बोला है इस घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचा भी मत कर। तू इस घर की नौकरानी है और घर की नौकरानी बनकर चुपचाप सारा काम किया कर। चुपचाप से खाना बना। हम दोनों कल के उत्सव की तैयारी करने जा रहे हैं। पत्रिका उदास होकर खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन शिवांगी सुबह जल्दी से उठ जाती है। अरे वाह मेरी बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह उठ गई। हाँ मम्मी, राजकुमार को सामने से देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब बस जल्दी से रात हो जाए। मुझे तो पूरा विश्वास है राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। अब मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत। अच्छा सुन, तू अपना मेकअप पत्रिका को करने के लिए बोलियो। क्या मम्मी, आप भी उस बेचारी के जले पर नमक छिड़कना चाहती हो? फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिवांगी अपना मेकअप करने के लिए पत्रिका को बुला लेती है। पत्रिका शिवांगी का मेकअप करते करते बोलती है, मामी प्लीज मुझे उत्सव में लेकर चलो ना। सच में मैं बस उत्सव देखना चाहती हूँ। मैं तो राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी। अब आप दोनों चली जाओगी तो मैं अकेले घर में क्या करूँगी? तू तो बड़ी जिद्दी है। जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया। बार बार एक बात बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। शिवांगी के मेकअप हो जाने के बाद रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ती है। क्या हुआ मामी? कुछ नहीं, बस तेरा उत्सव में जाने का भूत उतार रही हूँ। इतना बोलकर रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी महल उत्सव में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रिका अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। मम्मी पापा के जाने के बाद मामा ने मुझे बहुत प्यार किया
लेकिन बाद में मामा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे मामी बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटती रहती है। मैं बस उत्सव में जाना चाहती थी। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी मामी मुझे लेकर नहीं गई और मुझे अकेले घर में छोड़ दिया। मैं कभी ऐसे अकेली नहीं रही, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी और शिवांगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे पिछले जन्म के दुश्मन हूँ मैं इनकी। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। आप कैसे आई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी बाहर मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर आ गई। पहले तो तुम रोना बंद करो और अपनी परेशानी मुझे बताओ। पत्रिका अपनी मामी और शिवांगी के बारे में परी को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक लहंगा और सैंडल प्रकट कर देती है। तुम ये लहंगा और सैंडल पहनकर उत्सव में जा सकती हो। अब मैं अकेले उत्सव में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे महल का रास्ता नहीं पता है। ये लहंगा जादुई है, ये तुम्हें नौकरानी से एक खूबसूरत लड़की में बदल देगी। और ये सैंडल भी जादुई है, जब भी तुम अपने मन में कहीं जाने की सोचोगी तो तुम ये सैंडल पहन लेना। ये जादुई सैंडल तुम्हें अपने आप वहाँ पहुँचा देगी। अब तुम उत्सव में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपका बहुत धन्यवाद परी, सच में मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई। परी वहाँ से चली जाती है और पत्रिका जादुई लहंगा और सैंडल पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद पत्रिका बोलती है, जादुई सैंडल मुझे महल तक पहुँचा दो। उसके बाद पत्रिका महल के अंदर पहुँच जाती है। पत्रिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सबकी नजर पत्रिका पर ही थी। उत्सव में आई लड़कियां पत्रिका को देखकर बातें करने लगती है। अरे ये कौन है? मैंने हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की तो कभी नहीं देखी। लगता है पास वाले गांव से आई है। नहीं, उत्सव में तो बस हमारे गांव की लड़कियां ही आ सकती थी। लगता है हमारे गांव की ही है, लेकिन हमने इसे आज से पहले क्यों नहीं देखा? इस तरह लड़कियां उसको देखकर आपस में बहुत बातें करती हैं। शिवांगी भी पत्रिका की तरफ देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती है। कुछ ही देर में राजकुमार उत्सव में आते हैं। शिवांगी, देख, ये लड़की उत्सव में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कहीं राजकुमार उसे ना पसंद कर लें, इसलिए तू उसके सामने जाकर खड़ी हो जा। शिवांगी पत्रिका के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार ने बहुत पहले ही पत्रिका को देख लिया था, इसलिए वो शिवांगी को साइड करके पत्रिका के पास जाते हैं। राजकुमार को पहली नजर में पत्रिका पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? नहीं राजकुमार, मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? सारी लड़कियां मुझसे विवाह करना चाहती हैं और तुम मुझे मना कर रही हो। मैं आपसे विवाह करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं जैसी अभी लग रही हूँ वैसी असल में नहीं हूँ। मैं तो नौकरानी का काम करती हूँ और मेरे कपड़े नौकरानी जैसे ही होते हैं। पत्रिका की सच्चाई देखकर राजकुमार उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बहुत सच्ची लड़की हो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पत्रिका है। इस गांव में मेरी मामी रेखा रहती है। मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। पत्रिका के ऐसा बोलते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसे पहचानने लगती है। तभी रेखा राजकुमार के पास जाती है और बोलती है, राजकुमार, आप इस नौकरानी से विवाह क्यों कर रहे हैं? ये आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बेटी शिवांगी को देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है और हर काम में कुशल है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पत्रिका से ही विवाह करूँगा। पत्रिका, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे मन में जो है मुझे बोलो। राजकुमार के ये बोलने के बाद पत्रिका विवाह के लिए हाँ कर देती है। मैं 2 दिन बाद पत्रिका से विवाह करूँगा। गांव के सभी लोग मेरे विवाह में जरूर शामिल होना। 2 दिन बाद पत्रिका और राजकुमार का विवाह हो जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपने किए पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचा और दूसरी तरफ पत्रिका राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मदद करने वाली जादुई 2 नदी। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में वर्षा अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही सड़क दुर्घटना में राधा के पति की मृत्यु हो गई थी।
तभी से वर्षा की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई थी। राधा बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। उससे जितना हो पाता वो दूसरों की मदद किया करती थी। राधा गांव में एक सब्जी का ठेला लगाती थी। सब्जियां बेचकर ही वो अपना और वर्षा का गुजारा करती थी। वर्षा, मैं खेत पर जा रही हूँ सब्जियां तोड़ने, तुम खाना खा लेना, मैंने खाना बना दिया है। माँ, आपको मेरे कारण ही सुबह 5 बजे उठकर खेत से सब्जियां तोड़ने जाना पड़ता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आज तो मैं भी आपके साथ सब्जियां तोड़ने चलूंगी। नहीं वर्षा, तू तकलीफ क्यों करती है? अभी मैं हूँ ना। माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। तू बहुत जिद्दी है, तू नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, चल। फिर राधा और वर्षा दोनों सब्जियां तोड़ने के लिए खेत पर चले जाते हैं। माँ देखो, कितनी हरी हरी भिंडी और लाल लाल टमाटर हैं। हाँ वर्षा, ये सब ताजा हैं। तुम टमाटर तोड़ लो, जब तक मैं भिंडी तोड़ लेती हूँ। ठीक है माँ। सभी सब्जियां तोड़ने के बाद राधा और वर्षा घर वापस आ जाती हैं। वर्षा, मैं सब्जियां लेकर बाजार जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना। खाना रखा है, याद से खा लेना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं खा लूंगी। राधा सब्जियां लेकर बाजार पहुंचती है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो। किसी तरह राधा जोर जोर से आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगती है। तभी वहां पर सुषमा नाम की एक औरत सब्जी खरीदने आती है। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपए किलो मेम साहब। 30 रुपए किलो? तुम तो बहुत ज्यादा दाम बता रही हो, इतना नहीं होता। 20 रुपए किलो देना है तो दो। मेम साहब, आपको सही दाम बताया है, ज्यादा नहीं बताया। अच्छा ठीक है, आप 20 रुपए किलो ही ले लीजिए। अच्छा तो फिर 1 किलो दे दो। राधा सुषमा को सब्जी दे देती है। शाम हो गई है, आज केवल 50 रुपए की ही कमाई हुई। इतने में मैं अपना और वर्षा का गुजारा कैसे चला पाऊंगी? फिर शाम को जब राधा सब्जी का ठेला लेकर घर वापस जा रही थी, तभी गांव की एक औरत काजल राधा के पास आती है। राधा, क्या तुम मुझे कुछ सब्जियां उधार दे सकती हो? मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और मेरा बच्चा बहुत भूखा है। हाँ काजल, ले लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पति बीमार हैं, जिस कारण तुम्हें ही अपना घर चलाना पड़ता है। राधा काजल का दुख समझती है और उसे कुछ सब्जियां दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। देखना, एक दिन तुम्हें इस अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। इसमें धन्यवाद कैसा बहन, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए और तुम्हें इन सब्जियों के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति जल्दी से ठीक हो जाएं, भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना है। राधा काजल को सब्जियां देकर अपने घर वापस लौट आती है। राधा अपने और वर्षा के लिए खाना बनाती है। आओ वर्षा, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी की सब्जी? वो तो मुझे बहुत पसंद है। फिर वर्षा बड़े ही चाव से भिंडी की सब्जी खाती है। वर्षा के बाद राधा खाना खाने के लिए बैठती है। राधा जैसे ही खाना खाने वाली होती है, उसे बाहर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर राधा अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, मैंने आज कई दिनों के बाद भरपेट भोजन किया है, मन को शांति मिल गई। बुढ़िया अम्मा राधा को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। माँ, आपने अपना सारा खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया, अब आप क्या खाओगी? बेटा, वो बूढ़ी अम्मा कई दिनों से भूखी थी, इसलिए मैंने अपना भोजन उन्हें दे दिया। मुझसे ज्यादा उन्हें भोजन की जरूरत थी। और वैसे भी बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, अब से मैं भी दूसरों की मदद किया करूंगी।
शाबाश मेरी बिटिया। अच्छा चल सो जा, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन राधा का मकान मालिक राकेश उसके घर आता है। राधा, 3 महीनों से तुमने मकान का किराया नहीं भरा है। अगर इस महीने भी तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, हम गरीबों पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी लेकर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं अभी तक चुप था। सेठ जी, मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। माँ, क्या ये अंकल हमें इस घर से निकाल देंगे? तुम चिंता क्यों करती हो मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हे भगवान, वर्षा को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? ऐसे ही समय बीतने लगता है। राधा बहुत कोशिश करती है पैसे जोड़ने की, लेकिन वो मकान का किराया नहीं दे पाती, जिस कारण मकान मालिक उसे घर के बाहर निकाल देता है। हे भगवान, मैं अपनी बच्ची को लेकर अब कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, तू ही बता। तभी राधा की नजर जंगल के रास्ते पर पड़ती है। राधा वर्षा को लेकर जंगल की ओर चली जाती है और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे वो सब नहीं दे पा रही हूँ जो तुझे मिलना चाहिए। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वर्षा की बात सुनकर राधा वर्षा को जोर से गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची कभी किसी चीज की मांग नहीं करती है, भगवान तुझ जैसी बेटी हर किसी को दे। माँ, आप भी बहुत अच्छी हो। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी पेड़ से तोड़कर तेरे लिए कुछ फल ले आती हूँ। उसके बाद राधा फल तोड़ने के लिए पेड़ की तलाश करने लगती है। तभी उसे आम के पेड़ के नीचे एक घायल हिरन दिखाई देता है। राधा उस हिरन के पास जाती है। ये हिरन तो कितना घायल है, अब मैं इसकी मदद कैसे करूं? तभी हिरन बोलने लगता है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोलने वाला हिरन हूँ। कृपया तुम मेरी मदद करो, उस पेड़ की पत्तियों को पीसकर मेरे घाव पर लगा दो। राधा पेड़ की पत्तियों को पीसकर हिरन के घाव पर लगा देती है, जिससे हिरन के घाव भर जाते हैं और वो स्वस्थ हो जाता है। राधा, तुम बहुत ही दयालु हो। तुमने मेरी मदद करी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस जंगल के बीच में जब तुम जाओगी तो तुम्हें जादुई 2 नदी मिलेंगी जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हैं। वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगी। फिर राधा उस हिरन के कहे अनुसार जंगल के बीचों बीच जाती है। उसे वहाँ पर 2 नदियाँ दिखाई देती है। एक नदी सफेद और एक नदी पीले रंग की होती है। आओ राधा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आप मुझे जानती हो? राधा, तुम बहुत ही दयालु हो, क्योंकि दयालु व ईमानदार लोग ही हम तक पहुंच पाते हैं। हमने ही घायल हिरन के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रही। हम तुमसे बहुत खुश हैं। फिर पीली जादुई नदी राधा की कुटिया को एक आलीशान घर में बदल देती है। ये लो राधा, अब तुम्हें कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। सफेद जादुई नदी राधा को बहुत सारा धन देती है। ये लो राधा, अब से तुम अपनी बेटी वर्षा की अच्छे से परवरिश करना और उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राधा जादुई 2 नदी की मदद से वर्षा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पति की चालाकी। सोनबरसा गांव में गोपाल अपनी पत्नी शिल्पा के साथ रहता था। गोपाल एक शिकारी था। एक दिन गोपाल जंगल में शिकार करने गया हुआ था। हाँ, ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ अपना जाल बिछा देता हूँ। गोपाल अपना जाल पकड़े एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी उसे एक जानवर आता हुआ नजर आता है। वो जानवर गोपाल के जाल में फंस जाता है। गोपाल उस जानवर को पकड़कर बेच देता है।
आज तो अच्छी खासी कमाई हुई। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसके लिए सोने की पायल ले चलता हूँ। फिर तो पायल की खुशी में पागल हो उठेगी। हा हा हा। गोपाल सोने की पायल लेकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो, जल्दी दिखाओ। ये देखो, सोने की पायल। शिल्पा खुशी से झूम उठती है। आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, और ये सोने की पायल तो बहुत सुंदर है। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम्हें पता है ना, ये बात अगर जमींदार तक पहुंची तो क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन शिल्पा रोज की तरह कुएं से पानी भरने गई थी। शिल्पा और उसका पति बहुत गरीब थे, इसलिए आसपास की औरतें शिल्पा की टांग खींचने के लिए शिल्पा को अपनी अपनी चीजें दिखाती रहती थी। शिल्पा, देख तो, मेरे पति मेरे लिए कितना महंगा हार लेकर आए हैं। तभी गोमती बोलती है, तेरा हार तो बहुत सुंदर है, पर मेरा 9 तोले का हार भी कुछ कम नहीं। उन दोनों की बातें सुनने के बाद शिल्पा कहती है, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। वैसे मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, मेरे पति मेरे लिए कल सोने की पायल लाए थे। ये तुम दोनों के हार से कई गुना महंगी है। वो क्या है ना, मुझे शौक तो है नहीं दिखावा करने का। चलो अब मैं पानी भरकर चलती हूँ, बहुत काम है। शिल्पा के जाने के बाद गोमती और सुषमा दोनों आपस में बात कर रहे थे। जिसके घर खाने को नहीं है, वो सोने की पायल पहनकर घूम रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ दीदी, सही कह रही हो, हमें ये बात जमींदार जी के कानों तक पहुंचानी चाहिए। हाँ, अभी के अभी चलो। वो दोनों जमींदार के पास पहुंचती है। हमने अपनी आंखों से उसके पैरों में सोने की चमचमाती पायल देखी है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? एक मामूली शिकारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को सोने की पायल दे सके? अगर आपको यकीन ना हो तो उसके घर जाकर देख लीजिए। जमींदार फौरन अपने कुछ लोगों के साथ गोपाल के घर के बाहर पहुंचता है। क्यों रे गोपाल, मुझे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते और अपनी पत्नी को सोने की पायल पहना रहा है? इतना कहकर जमींदार अपने गुंडों को शिल्पा के पैरों से पायल छीनने को कहता है। वो गुंडे शिल्पा के पैरों से पायल उतरवा कर ले जाते हैं। आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो माफ नहीं किया जाएगा। ये बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। शिल्पा अपना माथा पीट पीट कर रो रही थी। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू, बदन पर एक गहना नसीब नहीं। ये तुम्हारी गलती का ही नतीजा है। मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा है। अब सहो। इसके बाद गोपाल अपना शिकार करने वाला जाल उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल पहुंचने के बाद जंगल में गोपाल देखता है कि एक पेड़ के नीचे जमीन में एक सफेद रंग का कपड़ा गड़ा हुआ है। गोपाल उस कपड़े को बाहर खींचने की कोशिश करता है। जब वो कपड़ा बाहर नहीं आता तो गोपाल उसके आसपास की जगह पर खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद जमीन से एक घड़ा निकलता है। वो घड़ा बहुत बड़ा था और उस घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अरे बाप रे, कितने सारे सोने के सिक्के हैं। ये गुप्त धन कब से इस जंगल में दबा हुआ होगा और मैं खुशकिस्मत जो मेरी नजर इस पर गई। इसे जल्दी से अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। तभी गोपाल सोचता है, सिर्फ एक पायल की बात तो मेरी अक्लमंद पत्नी के पेट में पची नहीं। इतना सारा खजाना देखकर उसकी जुबान पक्का फिसलेगी। कुछ तो तरकीब निकालनी ही होगी। बहुत देर सोचने के बाद गोपाल कहता है, मेरे तेज दिमाग में एक तरकीब आई है। उसके बाद गोपाल नदी के पास एक जाल में एक जानवर को फंसाकर रख देता है और एक पेड़ के नीचे एक जाल में एक मछली को रख देता है और कहता है, हो गया काम। उसके बाद गोपाल अपने घर चला जाता है। उसे खाली हाथ घर लौटता देख उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी, आज अब कुछ नहीं लाए, आज अब खाली हाथ क्यों आए हैं?
आज तो इतनी धमाकेदार खबर लाया हूँ कि तुम्हारे पाँव जमीन पर ही नहीं टिकेंगे। मुझे जंगल में बहुत सारा गुप्त धन मिला है। तो आप उस धन को अपने साथ क्यों नहीं लाई जी? कैसी बातें कर रही हो? इतना सारा धन मैं भला अकेले कैसे ला सकता था? आज रात होते ही हम दोनों जंगल की ओर निकल पड़ेंगे। उसके बाद दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही गोपाल और शिल्पा जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। शिल्पा देखती है कि नदी के किनारे मछली की जगह जाल के अंदर जानवर कैद है और पेड़ के नीचे जानवर की जगह मछली कैद है। ये कैसा जंगल है जी? यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये जंगल ऐसा ही है। शिल्पा आगे आगे चल रही थी और गोपाल पीछे पीछे। चलते चलते गोपाल चुपके से शिल्पा के पीछे से गायब हो जाता है और फटाफट एक पेड़ की टहनियों पर बहुत सारी टॉफी रख देता है। उसके बाद फिर से शिल्पा के पीछे चलने लगता है। शिल्पा जब उस पेड़ को देखती है तो वो हैरानी से गोपाल से कहती है, देखिए जी, इस पेड़ के टहनियों पर बहुत सारी टॉफी लगी हुई है। हैरानी की कोई बात नहीं है। कुछ समय पहले तो इस पेड़ के नीचे टॉफियों की बारिश हो रही थी। अच्छा, तो अब तो बताइए कि वो गुप्त धन कहाँ है? उसके बाद गोपाल शिल्पा को गुप्त धन के पास ले जाता है। शिल्पा और गोपाल मिलकर उस गुप्त धन को उठाकर अपने घर ले आते हैं। सुबह होने के बाद शिल्पा फिर से कुएं के पास पानी भरने जाती है। वहाँ फिर से उसे अपनी दो सहेलियाँ सुषमा और गोमती मिलती है। तो रानी साहिबा, कल क्या लाए आपके पति आपके लिए? हीरो का हार या फिर सोने की चप्पल? तुम दोनों मेरा मजाक बनाना बंद करो, क्योंकि मेरे पति कल मेरे साथ जंगल गए थे गुप्त धन लाने, जो तुम दोनों कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे सोने के सिक्के। वाह 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 वाह। चलो अब मैं चलती हूँ। शिल्पा के जाने के बाद दोनों फिर से खुसर फुसर करने लगती है। सुन रही है ना सुषमा, गुप्त धन लाने की बात हो रही थी। हाँ दीदी, तो क्या कहती हो, ये बात भी पहुंचा दी जाए जमींदार जी के पास। शुभ काम में देरी कैसी। इसके बाद दोनों मिलकर जमींदार के पास जाकर कहते हैं, हाँ जमींदार साहब, इस बार तो छोटा मोटा सोना चांदी नहीं, सीधे गुप्त धन। इसका मतलब बहुत सारे सोने के सिक्कों पर हाथ मारा है। जमींदार गुस्से से कहता है, मेरे सामने फौरन गोपाल और उसकी पत्नी को बुलाया जाए। गोपाल और शिल्पा दोनों जमींदार के सामने आकर सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। जमींदार गोपाल से कहता है, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने फिर भी जंगल से गुप्त धन उठा लिया। आप भी कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी, मैंने कोई गुप्त धन नहीं लिया है। झूठ बोल रहा है ये, हमें कल खुद शिल्पा ने अपने मुंह से बताया था। जमींदार साहब, मेरी पत्नी में थोड़ा दिमाग कम है। उसे रात जो सपना आता है, अगले दिन वो उसे हकीकत बना लेती है। यकीन ना हो तो आप खुद पूछ लीजिए। जमींदार शिल्पा से पूछता है, सच सच बताओ शिल्पा, कल जंगल में क्या क्या हुआ? उसके बाद शिल्पा जमींदार को सब कुछ बता देती है। सब सुनने के बाद जमींदार अपना सर खुजाते हुए कहता है, क्या कहा? टॉफी की बारिश? लगता है सच में इसका दिमाग खराब है। यहाँ मेरे साथ मजाक कर कर मेरा समय बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? सुषमा और गोमती, तुम दोनों को मैं जेल में डलवा दूंगा अगर अगली बार से मेरे पास ऐसी कोई खबर लेकर आई तो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। सुषमा और गोमती इस असमंजस में थे कि ये क्या हुआ। गोपाल मन ही मन बहुत खुश था। गोपाल सोच रहा था, अगर आज मैंने अपनी अकल से काम न लिया होता तो मेरी पत्नी तो हमें आज भी ले डूबती। अब सारा गुप्त धन मेरा और मेरी पत्नी का होगा।